भारत का ये जो संविधान है ना, इसे लागू होने के 75 साल पूरे हो चुके हैं। अब सवाल आता है कि भारत का संविधान 75 साल में क्या सही तरीके से लागू हो पाया है। इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। और देखिए, 3 डेटें जरूर आप लोग याद रखिएगा। एक तो 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, भारत आज़ाद हुआ था। तो हर साल 15 अगस्त को आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, आज़ादी का दिवस मनाते हैं। एक 26 नवंबर 1949 आपका संविधान तैयार हो गया था, अंगीकृत हो गया था। तो हर साल 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान लागू हो चुका था, बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हो चुका था और हम लोग गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया था और उसके 75 वर्ष पूरे होने पर नवंबर में भारतीय संसद में एक लंबी बहस भी हुई थी, और जिस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक टिप्पणी विवाद का विषय बनी। और दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, जिसमें नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी प्रावधान शामिल हैं। और अब तक संविधान में 100 से अधिक बार संशोधन हो चुके हैं और संविधान के अलग प्रावधान देश में समय समय पर चर्चा का विषय बनते रहे। और इसमें हाल ही के समय का एक अहम पड़ाव पिछले साल हुआ आम चुनाव भी है, जहां संविधान में परिवर्तन से लेकर उसे खत्म करने तक की बात एक चुनावी मुद्दे के तौर पर उठी। और कई चुनावी विश्लेषकों ने माना कि भारतीय जनता पार्टी को उस मुद्दे पर के चलते अकेले दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका। और अब जबकि देश भर में संविधान लागू होने के 75 वर्ष पर कार्यक्रम हो रहे हैं, अब हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि देश के विकास में सामाजिक न्याय, शिक्षा और जागरूकता, आर्थिक विकास, धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे विषयों में संविधान की भूमिका के बारे में जानते हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी के विकास के साथ जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, उसे भी जानने समझने की कोशिश होगी। 75 सालों में संविधान से क्या मिला है। दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर अदिति नारायणी पासवान ने कहा कि हमारे लिए संविधान का मतलब हमारी पहचान है। उन्होंने कहा कि संविधान ने हमें सुविधाएं दी है, पर यह सुनिश्चित किया है कि उन सुविधाओं में समानता और समावेशिता हो। उन्होंने आगे कहा कि सबके लिए संविधान का मतलब अस्पृश्यता का उन्मूलन, हम सबके लिए संविधान का मतलब अवसर की समानता, संविधान हम सबके लिए आरक्षण है, और जिसके कारण आज सभी पिछड़े, शैक्षणिक रूप से पिछड़े या फिर सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की आवाज को हम सुन पा रहे हैं। इस पर लोक सत्ता के संपादक गिरीश कुबेर ने कहा, अगर आप भारत की संस्कृति के इतिहास को देखेंगे तो इसमें नायक पूजा बहुत ज्यादा थी, राजा महाराजाओं का महत्व था। संवैधानिक लोकतंत्र और कार्यात्मक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जो कुछ भी हुआ वह संविधान की वजह से हुआ है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर संविधान नहीं होता तो ब्रिटिश काल से पहले के भारत और आज के भारत में ज्यादा फर्क नहीं रहता। लखनऊ विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत ने कहा, भारत के करोड़ों दलितों, महिलाओं और वंचितों के लिए संविधान उन्हें नागरिक अधिकार देता है। उन्होंने आगे कहा कि इन 75 सालों में जिस तरह लोकतंत्र का विकास हुआ, उसमें यह साफ तौर पर दिखता है कि दलितों, पिछड़ों, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। जो देश पहले कर्मकांडों और धर्म ग्रंथों के आधार पर चलता था, अब वह अब एक संविधान की उस किताब के आधार पर चलता है जिसमें समानता, न्याय, बंधुत्व और मनुष्यता है। और संविधान का जनक कहते हैं किसे? भीमराव अम्बेडकर साहब को संविधान का पिता भी कहते हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस एक श्रेणी है जिसे भारत सरकार ने उन व्यक्तियों और परिवारों के लिए पहचाना जिनकी आय व संपत्ति एक निश्चित सीमा से नीचे है। यह वर्ग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए उन लोगों को शामिल करता है जो गरीबी रेखा से ऊपर तो है, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं। आज के समय में जब आर्थिक आधारित आरक्षण की बात हो रही है और दलितों के वर्ग में भी और अधिक वंचितों के मुद्दों को उठाया जा रहा है, तो ऐसे में क्या संविधान ने सामाजिक असमानता के पहलू को सही तरीके से संबोधित किया है, या इसमें कभी अभी और सुधार की जरूरत है? इस पर अदिति नारायणी पासवान ने कहा कि जहां तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात है तो मैं वास्तव में आभारी हूं ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आया, क्योंकि अब उससे वह लांछन हट गया कि मुझे यह साबित करना पड़े कि मैं योग्य हूं या नहीं। उन्होंने कहा कि क्योंकि अगर आप आम लोगों से बात करें तो लोग हमेशा आपसे पूछते हैं क्या आप आरक्षण से हो, और मतलब अगर आप 90% में नहीं तो 70% में हो गए। अब जो सवाल पूछने वाले थे वे भी ईडब्ल्यूएस में आ गए हैं। जनरल कैटेगरी के लोगों को भी आरक्षण 10% आरक्षण मिलने लगा है ना, तो उसी की बात हो रही है।
उन्होंने आगे कहा है कि अगर उपवर्गीकरण होता है तो यह दलितों से संवाद को कमजोर करेगा, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में ही दलितों का योगदान राष्ट्रीय विमर्श में जगह बना पाया। अब अगर उसमें आप और उपवर्गीकरण लाएंगे तो आपस में एक टकराव शुरू हो जाएगा। संविधान पर राजनीति एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा है जो समय समय पर देश की राजनीति और सामाजिक चर्चा का हिस्सा बनता रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल अक्सर संविधान की रक्षा की बात करते हैं और इसे बचाने का वादा करते हैं। चुनाव के दौरान संविधान का मुद्दा खासतौर पर उठाया जाता। हाल ही में लोकसभा चुनाव में भी संविधान से जुड़े मुद्दे प्रमुख रूप से चर्चा में रहे हैं और इस पर प्रोफेसर रविकांत ने कहा, मुझे लगता है कि जब इस देश में जातियां हैं तो जाति की राजनीति भी होगी और जाति की चेतना और अस्मिता की बात भी होगी। उन्होंने आगे कहा है कि जहां तक आरक्षण की बात है तो आरक्षण कोई खैरात नहीं है, ना ही यह गरीबी उन्मूलन का विकास कार्यक्रम। इसके पीछे जो दो मूल कारण है वह थे शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन। एक तो ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लागू करके संविधान के खिलाफ काम किया गया है और दूसरा वर्गीकरण का मतलब है कि जो कहीं ना कहीं पिस्तान्कित होता है। ये आप देखते हैं कि कौन कह रहे हैं, प्रोफेसर रविकांत कह रहे हैं। रविकांत ने कहा कि काशीराम जी ने जातियों के भीतर चेतना पैदा करके उनके अपने आइकन्स पैदा करके उनके भीतर सम्मान स्वाभिमान पैदा किया और बहुजन एकता बनाने की कोशिश की, जो असल में भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आरक्षण था। लेकिन उसके बाद जो हिंदुत्व का हमला हुआ उसने उन जातियों की अस्मिता को खत्म करने की कोशिश की है। और इस पर ग्रेस कुबेर ने कहा कि चुनावी नतीजे के बाद लाडली बहना जैसी योजनाओं की चर्चा हो रही है, लेकिन एक अहम बात थी जिसे बहुत सारी राष्ट्रीय मीडिया ने नजरअंदाज किया, वह था उपवर्गीकरण। इसके कारण राजनीतिक माहौल पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने आगे कहा कि जाति को दूर करने की बात अगर सचमुच समानता की दिशा में होती तो उसे स्वीकार करना आसान होता, लेकिन जाति के मुद्दे ने एक राजनीतिक चुनावी चुनौती पैदा की है जिसे ढकने के लिए धर्म को लाया गया है। गिरीश ने कहा कि अब अगर धर्म में भी परेशानी आने लगी तो कुछ और करना पड़ रहा है। यह मुझे एक बड़ी चुनौती लगती है और दुर्भाग्य से मुझे नहीं लगता है कि दलित नेतृत्व इस चुनौती को महसूस कर रहा है। संविधान को लेकर लोगों में जागरूकता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो समय समय पर चर्चा का विषय बनता है। हालांकि भारत में संविधान के महत्व को लेकर लोगों में समझ बड़ी है, लेकिन जमीनी स्तर पर इस बारे में जानकारी की कमी अभी भी देखी जाती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां संविधान के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में लोगों को कम जानकारी होती है या जानकारी होती ही नहीं है। अदिति ने कहा कि अब भी जमीनी स्तर पर मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार जैसे विषयों के बारे में लोगों को कम जानकारी है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का उपयोग हम इस तरह से करना चाहिए कि संविधान के हर पहलू के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचे। और मैं हमेशा कहता हूं ना कि मैं कहता हूं संविधान के बारे में भैया हर किसी को मालूम होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आर्थिक स्तर पर जब आपको आरक्षण ही नहीं मिला तो आप आरक्षण को हटा नहीं सकते, क्योंकि अब हमारी लड़ाई आर्थिक स्थिति से के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई हमारी गरिमा के लिए है। अगर ऐसा होता तो आज भी एक आईपीएस अधिकारी को घोड़ी पर चढ़ने के लिए पुलिस सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने आगे कहा कि एक शेष समाज की महिला का मुद्दा एक दलित समाज की महिला का मुद्दा अलग है, एक शेष समाज के पुरुष का और एक दलित पुरुष का मुद्दा अलग है। दोनों शायद आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से एक जैसे हों, लेकिन पहचान को लेकर एक पीढ़ीगत ट्रामा होता है जो आत्मविश्वास का निर्माण करता है। यह कहना कि मैं इस समाज से आती हूँ, यह आज भी हमारे समाज में लोगों में नहीं आया है। क्या है? लोगों में नहीं आया है। और अतिथि का कहना है कि मुझे नहीं लगता है कि आरक्षण का जो भी आखिरी लक्ष्य था वह पूरा हो पाया है। संविधान को लेकर न्यायपालिका और सोशल मीडिया की भूमिका। देखिए न्यायपालिका की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत की बात होती है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। संविधान को लेकर न्यायपालिका और मीडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही लोकतंत्र के स्तंभों के रूप में कार्य करते हैं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। इसी संदर्भ में सोशल मीडिया की भूमिका भी अहम हो जाती है। और इस पर लखनऊ विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत ने कहा कि हमारा संविधान सबको बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन उसमें कुछ पाबंदियां भी हैं, आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है। और रविकांत ने कहा सोशल मीडिया पर अक्सर हम लोग देखते हैं कि कई बार लोग उन पाबंदियों का ख्याल नहीं रखते और उस वजह से समाज में एक गुस्सा भी पैदा हुआ और थोड़ा सा नुकसान भी हुआ। लेकिन बहुत सारे लोगों को जहां अवसर नहीं मिलता वह अवसर सोशल मीडिया के जरिए मिला है। और मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और सोशल मीडिया दोनों ही चीज़ें लोगों के व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित
हो रही हैं, लेकिन कई बार यह चुनौतियां भी पैदा कर रही है, जैसे कि झूठी खबरें वगैरह। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में हम लोगों ने यह देखा कि खुद सुप्रीम कोर्ट के 4 जज निकल कर यह कहते हैं कि उनके ऊपर दबाव है, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। और फिर कुछ फैसले हम लोगों ने देखें और फैसलों के बाद उन जजों की नियुक्ति को देखें भी कहाँ जा रहे हैं, और उससे कहीं ना कहीं उस न्यायपालिका पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस तरह की खबरें नहीं दिखाई जाएंगी, जैसे 2000 के नोट में चिप लगी है, ये सब बकवास खबरें खत्म हो जाएंगी। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में वह सक्रियता नहीं दिखाई पड़ी जिसकी वजह उम्मीद है और जो संविधान उससे अपेक्षा करता है। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर का वह आखिरी भाषण देखें तो उसमें उन्होंने जो चेतावनी दी थी, मुझे लगता है कि वे आज सामने है। और इस पर अदिति नारायणी ने कहा है कि हमारे देश में हर नागरिक को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पर बहुत भरोसा है। जब भी उन्हें या आप देखते हैं कि लगा कि उनके किसी भी अधिकार कर्तव्य को खतरा महसूस हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा एक उचित हस्तक्षेप किया है। अदिति ने कहा, सोशल मीडिया पर अब ऐसे बहुत सारे पेज आ रहे हैं जो मुख्य धारा की कथा पर सवाल कर रहे हैं और यह सवाल उठाते हैं कि मुख्य धारा क्या है। उन्होंने कहा, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, उन्हें राजनीति, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, गणतंत्र, इन सभी का मतलब इंस्टाग्राम से ही पता चलता है। इस पर लोक सत्ता की संपादक गिरीश कोवर ने कहा कि पाकिस्तान से हम कैसे अच्छे हैं, बांग्लादेश से कैसे अच्छे हैं, यह बात तो ठीक है, लेकिन जो वास्तविक संवैधानिक लोकतंत्र के ऊपर चलने वाले देश हैं उनके मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं, उसकी भी बातें। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि वह संवैधानिक भावना जो एक देश में होनी चाहिए वह अभी तक हमारे यहाँ नहीं हुई है। गिरीश ने कहा कि अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी को दोष देना चाहता हूं तो वह मीडिया। मुझे नहीं लगता है कि हम इसे ठीक से कर रहे हैं। हम असफल हो रहे हैं और हम संविधान को विफल कर रहे हैं। मीडिया की जिम्मेदारी बहुत है लेकिन वह नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि पत्रकारिता की भी जवाबदेही होनी चाहिए, क्यों ना पत्रकारिता के अंतर्गत RTI सूचना का अधिकार लाया जाए। और उन्होंने आगे कहा, जिस समाज को हमें जिम्मेदार समझना चाहिए उन्हें हमें जवाबदेह ठहराना चाहिए, लेकिन वह समाज यह नहीं कर रहा है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह संविधान की कहानी, इस संविधान का प्रस्तावना है, देख लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और सब की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये प्रस्तावना है। आप लोग क्या सोचते हैं? बाकी आप लोग बताइएगा, अपनी राय जरूर आप लोग दिया करिएगा। धन्यवाद।